कल आपने सुना कि मैंने दक्ष से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। दक्ष कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हो, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं दक्ष की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात अब आगे का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। दक्ष रोज रात को मेरा मसाज करने लगा था और मैं सुकून की नींद सोने लगी थी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती। मुझे लगता कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए मैं एक रोज अपने कमरे का दरवाजा लगाया और दक्ष से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई। सुबह उठकर जब मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दक्ष मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो दक्ष पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाजा भी ना रखा। वीडियो में दक्ष मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बना कर लाया। चाय पीने के बाद दक्ष कमरे से निकल गया और सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे गहरी नींद लग गई। तभी मेरे दक्ष कमरे में दोबारा अंदर आया और वह दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंख पर यकीन ना आया। दक्ष कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपने मोबाइल फ़ोन निकाल के मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी से जो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों से तेल लिया और फिर जिस्म का मसाज करने लगा। वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों से तेल मल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने होंठों से मुझे चूसना शुरू किया। उसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हमें दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वह जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि वह कई घंटों तक वो मेरे ऊपर ही हावी रहा। मैं ये सब देख तो रही थी। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह चला गया और मेरी इज्जत को बुरी तरह खराब कर गया था। ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई थी। तो मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उससे इतनी खुली मिली रहती थी। लेकिन मैं कभी ये जान ना सकी कि उसके नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया और वो मुझे पूछने लगा कि भाभी आप कर क्या रही हो। मैं उसे देखती रही और मैं परेशान थी। मेरे बिल्कुल भी करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। क्या उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरी पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक से मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा ही मोहब्बतों के लिए तरसता है और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू की तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब वह उससे दूर नहीं रह सकता और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी नीरज आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वो हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। नीरज से तो यूं ही पहले से नफरत करता था, क्योंकि नीरज के पापा नीरज को बहुत मोहब्बत करते थे और मरने से पहले उन्होंने यह घर भी नीरज के नाम पर कर दिया था। मेरा और नीरज का साथ उसे बहुत चुभता और वह जब भी मेरे लिए खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर ऐसे ही कपड़े लेने पर मजबूर करता जिससे वह मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के रंगों से मेरा झलकता हुआ वजूद पसंद था। वो कह रहा था कि मैं खूबसूरती से घायल हो चुका था, वो बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वो मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही होंगी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूं। वह मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से हो जाऊं और मैं नींद की दवा भी मिलाकर लाता था। और जब मुझे यकीन हो जाता कि मैं अब गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और फिर मेरे साथ
उसने अपने दोस्तों को भी ये सब बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और उसके दोस्तों ने भी ये तरीका बताया। दक्ष और उसके दोस्त जवानी के दहलीज पर थे, इसलिए वो सही और गलत को बेखबर थे। दक्ष की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब कर दिया था और मैं उसके भाई की बीवी थी, और वो मेरे बिस्तर पर आ गया था। मैं सर में से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह दक्ष पर डाली तो मेरे कदमों पे बैठ गया और कहने लगा कि वो बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ वो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्ले की चक्कर लगाती रही। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब जब मैं इस पर घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ बिजी कर लिया था। मैंने दक्ष को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो मेरे साथ किया था मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि उसमें सारी गलती दक्ष की नहीं है। वो वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद बुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत का रास्ता भी तो नहीं दिखाया था। उसने जब भी मेरे लिए ड्रेस सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझदार कबूल करती रही। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई था नहीं। मेरी उसके बीच देवर और भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल भी नहीं किया। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात को पूरी तरह वाकिफ होता है, तो मैंने कैसे सोच लिया कि 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उसने कहा कि बेहतर ये है कि मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाए। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। मैंने उससे फरियाद की कि अब ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं नीरज को खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वो बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे से चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन नीरज को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वह खुद वापस आ जाएं या मुझे अपने पास ले जाएं। मेरी बात सुनकर पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वो कहने लगे कि वह जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरी रहने का कोई इंतजाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने नीरज से कहा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। नीरज ने वादा किया कि वह 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं दक्ष की शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वह दूसरों की खोज में रहने के बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद दक्ष यूँ इस तरह चीज़ का शिकार न होता। दक्ष अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते का उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि एक हद होती है, और मैंने अपने और दक्ष के रिश्ते की उसकी हद को भुला दिया था और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैंने अपने सारे पुराने ड्रेस जला दिए थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर के गैर के साथ मौजूद थी। अब मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत ही चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो इतनी छोटी नहीं होती जितनी नज़र आती है। मुझे अपने दुपट्टे की कीमती होने का एहसास है। अब मैं ये सब समझ चुकी थी कि ये सब क्या हुआ था। जब मैं लुट चुकी थी, जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अपने वजूद को संभाल के रखो। ये बहुत कीमती हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो। धन्यवाद।